अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने आपके पास मोलेकुलर एनर्जी लेवल्स के बारे में पढ़ा था कि एक मॉलिक्यूल जो आइसोलेटेड है वो तीन टाइप्स ऑफ एनर्जी में उसके पास तीन टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। अब इन एनर्जी लेवल्स के दरमियान ट्रांजिशंस कैसे होती है इन डिफरेंट स्पेक्ट्रल रीजन्स, तो वो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ट्रांजिशंस एंड स्पेक्ट्रल रीजन्स। molecular transitions and spectral regions के मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर ट्रांजिशंस कैसे होती हैं और किन रीजन्स के अंदर ये ट्रांजिशंस पॉसिबल होती हैं। स्पेक्ट्रल रीजन्स हमारे पास यानी जो हमारा स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम के गैमा रेज है, यूवी है, विजिबल है, आईआर है, इंफ्रारेड है, ये जो भी रेडिएशंस इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल रीजन्स। और मॉलिक्यूलर ट्रांजिशन के हमारे इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और एनर्जी लेवल्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से एक्साइट करते हैं, कहाँ पे जाते हैं, ये सब क्या कहलाती है मॉलिक्यूलर ट्रांजिशंस। इन मॉलिक्यूलर ट्रांजिशंस और स्पेक्ट्रल रीजन्स के जरिए हम मॉलिक्यूल का पॉसिबल स्ट्रक्चर यानी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस विद इन अ मॉलिक्यूल आर ड्यू टू डिफरेंट आपके पास रीजंस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस, एक मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस जो होती हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं। एक मॉलिक्यूल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस पॉसिबल हो सकती है। हमने लास्ट लेक्चर में ये कुछ लेवल्स पढ़े थे, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, ये E0, V0, R1। ठीक है, इसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर फर्दर वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं V1 एंड V2, और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के अंदर फर्दर जो आपके पास होते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं R1, R2, इसी तरह V1 और V2 के दरमियान R1 एंड R2। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हमने E0 से E1 में जाना है तो हमें डेफिनेटली ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। अगर हमने R1 से R2 में जाना है तो हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। इस वजह से अगर हमें E1 से E1 में जाना है तो हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो हमें ऐसी रेडिएशंस, ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस लेनी पड़ेंगी, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक रेडिएशंस चाहिए हमें जिनकी एनर्जी ज्यादा हो, मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, जैसे कि एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं, इनकी एनर्जी ज्यादा है। अगर हमें E0 से E1 में जाना है या हमें E0 से E2 में जाना है तो हमें और ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशंस चाहिए होंगी। ठीक है, तो डिफरेंट आपके पास ट्रांजिशंस जो होती हैं वो डिफरेंट आपके पास स्पेक्ट्रल रीजन्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस होती हैं, और हर ट्रांजिशन के अंदर डिफरेंट स्पेक्ट्रल रीजन होता है। यानी अगर हमें E0 से E1 में जाना है तो हमें और टाइप की रेडिएशन चाहिए, अगर हमें R1 से R2 में जाना है तो हमें और टाइप की रेडिएशन चाहिए। कहने का मतलब ये है। अब हमारे पास जो ट्रांजिशंस अकरिंग बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ, फर्स्ट जो ट्रांजिशन मेन हम पढ़ते हैं, ट्रांजिशन occurring by absorption of X-rays। ऐसी ट्रांजिशंस जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स रेज से होती हैं वो कहां पे होती हैं, वो आपके पास इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स में होती हैं, आर मोस्टली अकर्ड इन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। कहां पे हो रही होती हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। ट्रांजिशन अकर बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स रेज आर इन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है कि हमारे पास जब हम एक एटम का मॉडल देखते हैं तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनर शेल, उनको हम इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अगर हम किसी मॉलिक्यूल के ऊपर, आइसोलेटेड मॉलिक्यूल के ऊपर एक्स रेज बम्बार्ड करेंगे तो उसकी जो ट्रांजिशन होती है वो वैलेंस शेल
ऊपर नहीं जाते, यानी एक्साइटेड लेवल में नहीं जाते, वहां इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स ही आपके पास अपर वाले इलेक्ट्रॉन, अपर जो ऑर्बिटल्स होते हैं वहां चले जाते हैं, और इस तरह से हमें ट्रांजिशन शो होती हैं। ट्रांजिशन होती क्या है? अब फॉर एग्जांपल हमने इनर शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्स रेज फेंकी, वहां से वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ और ऊपर वाले आपके पास चला गया, क्योंकि उसने एनर्जी क्या की थी, एब्जॉर्ब की थी, वो अपर शेल में चला गया। अब जैसे ही हम एक्स रेज को हटाएंगे वो दोबारा से डी एक्साइट होकर उसी शेल में आ जाएगा, क्योंकि वो वहां स्टेबल है, वहां जहां ऊपर एक्साइट होके गया था वहां वो स्टेबल नहीं है। तो जब वो वापस आएगा तो वो एनर्जी को डी एक्साइट करेगा, इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब हमें जब वो डी एक्साइट करेगा एनर्जी, उससे हमें पता चलाएंगे कि ये ट्रांजिशंस कहां से कहां पे हुई है, ये कितने अमाउंट ऑफ रेडिएशन उसने इमिट की है। ठीक है, उससे हम अंदाजा लगाते हैं। सेकेंड वन जो ट्रांजिशन होती है वो हमारे पास ये होती है यूवी विजिबल रीजन। जो होते हैं हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन होती है यूवी विजिबल रीजन के अंदर, वो आपके पास ट्रांजिशंस काज करती हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से, एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल तक। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन इन द यूवी विजिबल रीजन, एब्जॉर्प्शन in the UV visible region causes transition between causes rotation between causes transition ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इनमें जो आपके पास ट्रांजिशंस हो रही होती हैं यूवी विजिबल रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से, जो ट्रांजिशन होती है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांजिट करती है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन ऊपर या नीचे मूव आउट करते हैं। ये यूवी विजिबल किन इलेक्ट्रॉन पे एक्ट करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। एक्स रेज किन इलेक्ट्रॉन पे एक्ट करती है? इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स पे। अब जो यूवी विजिबल रीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, फॉर एग्जांपल एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो E0 पे पहले प्रेजेंट है, E0 के ऊपर मौजूद है। अगर हम उसके इस एक इलेक्ट्रॉन यहां पे पड़ा है E0 के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन E0 के अंदर पड़ा है, मैं इसके ऊपर यूवी विजिबल रेडिएशन फेंकता हूं तो ये आपके पास E0 से मूव करके E1 में आ जाता है। ये E0 से मूव करके E1 में आ जाता है। ये यूवी विजिबल रेडिएशंस की ट्रांजिशंस होती हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। फॉर एग्जांपल अगर यही वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये R1 में पड़ा है, R1 से भी ये E1 में जा सकता है। इस R1 एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के R1 से ये दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के R1 में भी जा सकता है। ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के V1 यानी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में भी ट्रांजिशन हो सकती है, और ये ड्यू टू यूवी विजिबल रीजन की जो एब्जॉर्प्शन होती है, रेडिएशन की जो एब्जॉर्प्शन होती है उसकी वजह से होती है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, यानी इसमें जो आपके पास यूवी विजिबल रेडिएशंस की जो ट्रांजिशन होती है ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, और इसमें जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट होकर एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के वाइब्रेशनल एनर्जी तक एक्साइट हो सकते हैं। इसके रोटेशनल से इसके रोटेशन में भी जा सकते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक से इसके इलेक्ट्रॉनिक में भी जा सकते हैं। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं। ठीक है, एंड थर्ड वन इज हमारे पास आ जाती है जी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी भी होती है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो रेडिएशंस होती हैं वो IR रेडिएशंस होती हैं डेफिनेटली। तो जो IR हमारे पास रेडिएशंस होती हैं ये इन्वॉल्व वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स एसोसिएटेड विद द सेम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। इसमें जो ट्रांजिशंस हो रही होती हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसमें ट्रांजिशंस जो होती हैं ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में हो रही होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स associated with same energy level, associated with same electronic energy level।
यानी जो IR रेडिएशंस होती हैं ये ट्रांजिशंस काज करती हैं एक ही इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, जैसे ये E नॉट है, इसके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से इसी के ही वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में जो ट्रांजिशन होगी ये होगी IR ट्रांजिशंस, जो कि IR रेडिएशन काज करती है। यानी एक ही इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के वाइब्रेशनल से उसी के वाइब्रेशनल में, यानी इसके वाइब्रेशन से इसके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन, ये तो हो गई यूवी विजिबल ट्रांजिशन जो कि यूवी विजिबल रेडिएशन काज करते हैं। अगर एक ही इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के उसी के अपने वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन होती है उसी के ही वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में, तो ये IR रेडिएशन काज करती है। हाँ, एक और केस भी हो सकता है, अगर इसी के रोटेशनल एनर्जी लेवल से इसी के ही रोटेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो तो ये भी IR रेडिएशन काज करती है। बात समझ लें, जो यूवी विजिबल होती है उसके एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में किसी भी रोटेशनल या वाइब्रेशनल में से एक्साइटेशन होती है, वो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में किसी भी वाइब्रेशनल या रोटेशनल में जा सकती है, ठीक है। लेकिन IR में क्या होता है, IR में आपके पास होता है कि एक वाइब्रेशनल से एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से एक उसी के वाइब्रेशन में से उसी के सेकंड वाइब्रेशनल में से जा सकती है, उसी के रोटेशनल एनर्जी लेवल में से उसी के ही रोटेशनल एनर्जी लेवल में जा सकती है। यानी V1 के R1 में से, यानी ये वाला जो V1 है इसका जो R1 है इसी में से V2 के R1 में जा सकता है, ये भी IR काज करता है। उसके बाद आपके पास हो गई जी माइक्रोवेव रीजन। फोर्थ वन इज माइक्रोवेव रीजन। जो माइक्रोवेव रीजन है, माइक्रोवेव रीजन causes transitions between रोटेशनल एनर्जी लेवल। ये जो आपके पास माइक्रोवेव रीजन में जो आपके पास रेडिएशन होते हैं ये ट्रांजिशन काज करते हैं बिटवीन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, यानी R1 से R2 एक ही वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के रोटेशन। यानी अब फर्दर ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है V1, इसका R1 और इसका R2, इसके R1 में से इसी के ही R2 में जो ट्रांजिशन हो रही होती है ये माइक्रोवेव रीजन में हो रही होती है। ये किस में हो रही होती है, माइक्रोवेव। फॉर एग्जांपल V2 में आ जाते हैं तो एक ही वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर जो फर्दर R1 है R2 है इस R1 से इस R2 में चला गया। ये ट्रांजिशन काज करती है कौन, माइक्रोवेव रीजन में जो ट्रांजिशंस हो रहे होते हैं ये काज होती है, ओके। उसके बाद NMR आ जाती है। ये हम वो टेक्निक्स के बारे में, उन टेक्निक्स के अंदर जो ट्रांजिशन होती हैं वो पढ़ते हैं। पहले हमने जी एक्सरेज के बारे में पढ़े कि एक्सरेज हम क्या करते हैं, एक्सरेज के अंदर जो ट्रांजिशंस होती हैं वो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। उसके बाद यूवी विजिबल रीजन में जो ट्रांजिशन होती हैं उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से ट्रांजिशन होती है दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में। हमने ये भी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में उसके जो फर्दर रोटेशनल हैं या वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, इन एक ही इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के रोटेशनल या वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक के रोटेशनल या वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में जो ट्रांजिशन होती है वो भी यूवी विजिबल ही काज करती है। थर्ड वन हमने पढ़ी जी IR रेडिएशन। IR रेडिएशंस जो होती हैं वो क्या करती हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन काज करते हैं कि एक ही इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के अंदर उसके जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स फर्दर प्रेजेंट हैं, जैसे ये V1 है ये V2, ये V1 से V2 में ट्रांजिशन ये IR काज करता है। इसी तरह इसके V1 के रोटेशनल एनर्जी लेवल से V2 के रोटेशनल एनर्जी लेवल में भी जो ट्रांजिशन होगी वो भी IR ही काज करेगी। एंड फोर्थ वन जो माइक्रोवेव रीजन है, माइक्रोवेव रीजन में क्या होता है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स यानी R1 एक ही वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर जो फर्दर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं यानी R1 से R2, इसके R1 से इसके R2 में, ये है माइक्रोवेव रीजन। एंड फोर्थ वन इज NMR। फोर्थ कौन सी है, NMR। फोर्थ वन कौन सी है, NMR। NMR में हम क्या करते हैं, रेडियो वेव्स यूज करते हैं। NMR में हम क्या यूज करते हैं, रेडियो वेव्स।
एनएमआर में हमें पता है रेडियो वेव्स यूज हो रही थी। हम इसमें क्या होता है कि कोई भी न्यूक्लियाई हम एनएमआर में लेते हैं, उसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम उसको रखते हैं तो वो उसके पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब रखते हैं तो क्या होता है, अकर्स इन द रेडियो वेव रीजन। ठीक है, ओरिएंटेशन एनएमआर रेडियो वेव्स के अंदर इन्वॉल्व हो रही होती है, और इसमें जो ट्रांजिशंस होती हैं वो न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियाई की ओरिएंटेशंस के अंदर ट्रांजिशन हो रही थी। अगर यानी पहले क्लॉकवाइज था, फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज, ये न्यूक्लियाई की ट्रांजिशंस होती हैं। न्यूक्लियाई की ओरिएंटेशन हो चेंज हो गई तो ये एक ट्रांजिशन है, यानी तब्दीली आ गई, पहले क्लॉकवाइज था बाद में एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो एनएमआर में हम न्यूक्लियाई को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसके ऊपर से रेडियो वेव्स पास करते हैं। जब रेडियो वेव्स पास करते हैं तो रेडियो वेव्स में इतनी एनर्जी होती है कि वो न्यूक्लियाई की ओरिएंटेशन ही चेंज कर देती है। तो ये डिफरेंट न्यूक्लियाइज के अंदर डिफरेंट फिनोमेना होते हैं। तो वो क्योंकि उसके इन्वायरमेंट पे यहाँ जब एनएमआर पढ़ेंगे तो एनवायरमेंट न्यूक्लियाई वगैरह का हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद हमने पहले ही भी बताया कि एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में हमें जाने पर सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। यानी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स इनमें हमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। उसके बाद वाइब्रेशनल में, उसके बाद रोटेशनल। तो एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में हमें जाने पर सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, एक वाइब्रेशन से दूसरे वाइब्रेशन में उससे कम चाहिए होती है, एक रोटेशन से दूसरे रोटेशनल एनर्जी लेवल में सबसे कम एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिशंस जो इन्वॉल्व हैं, ये हमने सारी ट्रांजिशंस पढ़ी, 4 तरह की पढ़ी। एक हमने एक्सरे से पढ़ी कि उसमें वैलेंस, उसमें इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। यूवी विजिबल से पढ़ी, उसमें हमने कहा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। उसके बाद आईआर पढ़ी, उसमें हमने कहा कि एक वाइब्रेशन से दूसरे वाइब्रेशन और उसी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के जो फर्दर रोटेशनल है उसी के रोटेशन से किसी दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के रोटेशन तक जो ट्रांजिशंस होती हैं वो हमें आईआर बताता है। उसके बाद फोर्थ हमने माइक्रोवेव पढ़ी, वो माइक्रोवेव हमें रोटेशनल एनर्जी लेवल, यानी एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के अंदर जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं उसमें जो ट्रांजिशन है, यानी R1 से R2 में जो रोटेशन हो रही होती है वो हमें माइक्रोवेव। एंड फोर्थ वन इज एनएमआर में न्यूक्लियाई ओरिएंटेशन हो रही होती है, यानी न्यूक्लियाई की ओरिएंटेशन चेंज हो रही है। अगर क्लॉकवाइज पहले न्यूक्लियाई घूम रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट हो जाएगा। इससे हमें एनएमआर ये बताता है, और इसमें न्यूक्लियाई की वाली ट्रांजिशंस होती हैं। उसके बाद हमने एनर्जी लेवल्स बताए कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में जो गैप है, एनर्जी गैप, ये सबसे ज्यादा देन वाइब्रेशनल एनर्जी में और देन रोटेशनल एनर्जी में, ये चीजें पढ़ लें। उसके बाद हमने पढ़ना है स्पेक्ट्रल रीजन, हमारा टॉपिक भी यही है, मॉलिक्यूलर ट्रांजिशंस एंड स्पेक्ट्रल रीजन्स। मॉलिक्यूलर ट्रांजिशंस हमने 4 की इंपॉर्टेंट जो टेक्निक्स हैं हमने उनकी पढ़ ली, एंड देन अब स्पेक्ट्रल रीजन्स। और जो ट्रांजिशंस होती हैं ना मॉलिक्यूल्स के अंदर, ये मोस्टली बेस्ड करती हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के। अगर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर किस तरह का है उस तरह की ट्रांजिशंस होती हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी ट्रांजिशंस होंगी। उसमें यूवी विजिबल वाली ट्रांजिशन होंगी, उसमें आईआर वाली ट्रांजिशन होंगी, या फिर उसमें माइक्रोवेव वाली ट्रांजिशन होती हैं। ये सब कुछ डिपेंड कर होता है उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के ऊपर। ये किस पे डिपेंड कर होता है? स्ट्रक्चर के ऊपर। उसके बाद डिफरेंट जो स्पेक्ट्रल रीजन्स हैं, डिफरेंट स्पेक्ट्रल रीजन्स are used for different spectral different spectral techniques. Different techniques are used for different spectral techniques used for different
स्पेक्ट्रल रीजन्स, डिफरेंट जो स्पेक्ट्रल टेक्निक्स हैं वो डिफरेंट स्पेक्ट्रल रीजन्स में यूज हो रही होती हैं, आर यूज फॉर डिफरेंट स्पेक्ट्रल रीजन विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन about the molecular structure। अगर हमें किसी का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है तो हमें यूवी विजिबल टेक्निक भी परफॉर्म करनी पड़ेगी, आईआरबी, एनएमआरबी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री। किसी भी मॉलिक्यूल का हमें स्ट्रक्चर प्रॉपर, उसका मॉलिक्यूलर वेट, उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर, सब हर चीज उसके बारे में जाननी है तो हमें ये 4 टेक्निक्स उसके परफॉर्म करनी ही होंगी। कौन कौन सी? यूवी विजिबल है, आईआर है, एमएसआर है और एनएमआर है। ये 4 टेक्निक्स हमें परफॉर्म करके हमें उस मॉलिक्यूल की क्वालिटेटिव एनालिसिस भी पता चल जाती है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी पता चल जाती है। फॉर एग्जांपल कैसे हमें पता चलता है डिफरेंट टेक्निक्स से उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में? तो पहली जो फॉर एग्जांपल है कि जो यूवी विजिबल है, जो यूवी विजिबल टेक्निक है, ये डिटरमिन करती है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन। यूवी विजिबल हमें क्या बताती है? नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन कि हमारा मॉलिक्यूल उसके अंदर आया कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, और अगर प्रेजेंट है तो वो कितनी प्रेजेंट है। 2 बॉन्ड्स तक कॉन्जुगेशन लिमिटेशन है, 10 है, कितनी है कॉन्जुगेशन, वो सब हमें यूवी विजिबल से पता चल जाता है कि हमारा मॉलिक्यूल सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। एंड सेकंड वन हमें जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है प्रेजेंस एंड नेचर ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स, प्रेजेंस एंड नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स कि हमारे मॉलिक्यूल के अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। अल्कोहलिक है, एस्टर है, ईथर है, कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, ये हमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चल जाता है। एंड थर्ड वन इज एनएमआर। एनएमआर से हमें पता चलता है इन्वायरमेंट अराउंड द न्यूक्लियर, यानी गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वायरमेंट अराउंड द न्यूक्लियर। ये मोस्टली एनएमआर जो होते हैं हाइड्रोजन को मेन डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन के इर्द गिर्द अगर कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो उसके बारे में वो सिग्नल देते हैं। ये हम जब एनएमआर पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, तो उससे हम पूरा सिग्नल से डिटेक्ट कर लेते हैं कि हाइड्रोजन के इर्द गिर्द कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट हो सकता है। तो ये एनएमआर से हमें पता चलता है। उसके बाद फोर्थ टेक्निक जो हम स्ट्रक्चर डिटरमिन करने में सबसे ज्यादा इसका रोल होता है, वो होता है एमएस का, मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, ये थोड़ी टेक्निक डिफरेंट होती है। इसमें हम जो हमारा मॉलिक्यूल है उसके ऊपर रेडियो, आपके पास रेडियो वेव्स फेंकते हैं। रेडियो वेव्स जब फेंकते हैं तो उनकी जो एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। जब हम उसके ऊपर फेंकते हैं तो वो पहले मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर देते हैं। आयोनाइज करने के बाद वो डिफरेंट स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, और जब वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूटता है तो वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं स्पेक्ट्रम के ऊपर कि ये वाला एक फ्रेगमेंट बना है, ये वाला फ्रेगमेंट बना, वो पीक्स शो कर रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये वाला फ्रेगमेंट है, ये फ्रेगमेंट है, ये फ्रेगमेंट है। बाद में हम उन फ्रेगमेंट्स को जोड़ते हैं और उससे हम उसका मॉलिक्यूलर वेट भी पता कर लेते हैं और उसका पॉसिबल स्ट्रक्चर भी पता चल जाता है। हमें इन 4 टेक्निक्स को परफॉर्म करके हमें ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसके बाद ये वाली जो आपके पास ये वाली जो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी विजिबल है, आईआर, एनएमआर, एमएस, इन चारों टेक्निक्स को हम 1 बाय 1 लेके डिटेल के साथ पढ़ेंगे।
और ये जो ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये वाली टेक्निक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा रैपिड, इनके दो बेनिफिट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रैपिड होती हैं, हमें जल्दी चीज़ों का पता चल जाता है। और इसमें दूसरी जो बेनिफिट ये वाली चीज़ है कि हम इसमें जो सैंपल लेते हैं वो बहुत माइक्रो अमाउंट्स में लेते हैं, माइक्रोग्राम्स में ले रहे होते हैं, माइक्रो बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ हमारा सैंपल लेंगे, हमें उससे पूरे सैंपल का स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम यूवी विजिबल को डिटेल के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।